हर हर जाति धर्म सब सभी लोगों के गुरु हो सकते हैं। सृष्टि का पहला धनी ध्वनि है, उत्पत्ति स्थिति और लय का भी प्रतीक है। तो मैं एक प्रार्थना बोलती हूँ और आज का लेक्चर शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का अपना विषय है सेल्फ केयर इन कोरोना। ऑक्सीजन प्राप्त करने के आसान तरीके, ये धनंजय जी ने विषय आगे भेजा। जब मैंने उनसे बात की इसमें क्या होगा, तब ये विषय आपके सामने रखा। कुछ हद तक सही है, लेकिन वह केवल उपाय नहीं है। सेल्फ केयर इन कोरोना में क्या हो सकता है, तो एक अपने मन में एक मराठी म्हण है, चिता चिंता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषता। चिता और चिंता दोनों में फर्क क्या है? एक बिंदु का फर्क है। लेकिन सजीवा दहते चिंता, निर्जीवा दहते चिता। आदमी गुजर जाता है फिर चिता पे उस पे डालते हैं, और जिंदा होता है तो उसको भी फिर भी जलाने वाला कोई तो है, चिंता। कोरोना की बीमारी से भी चिंता ज्यादा है। और जब तक हम ये चिंता को दूर नहीं करते तब तक हमको उसको शारीरिक रीत्या हम उस पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए डर कैसे निकाला जाए? सबसे डर कभी बढ़ता है, अरे ऑक्सीजन लेवल कितनी है, HRCT का रिपोर्ट कितना है, रेमडेसिविर पॉजिटिव, RT-PCR पॉजिटिव है या नहीं, रेमडेसिविर मिला कि नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर है कि नहीं, बेड है कि नहीं। तो जब जिंदा है तब ये चिंताएं हमें जला देती है, पूरी जला देती है। एक स्टोरी बताती हूँ, सचमुच की स्टोरी है। झेन नामक जो साधु है, तो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे मेडिटेशन, ध्यान कैसे लगाना। जापान में थे वो, टिबेटियन मंक यानी मंक को, लेकिन जापान में भी ये साधु रहते हैं। तो जापान में ये चल रहा था मेडिटेशन सिखाना, और धरती कंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया। जापान में तो कभी भी होता है। सब लोग इधर तितर बितर, सब शिष्यगण जो सामने मेडिटेशन के लिए बैठे थे, कोई जगह मिल गई तो बिल्डिंग के नीचे चले गए, तितर बितर हो गए। थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गए, सब लोग वापस आ गए। और वापस आने के बाद वो देख रहे थे कि अपने जो गुरु है वो ऐसे ही ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। शिष्यों ने उनको जगाया ध्यान में से, और गुरु को बताया, पूछा कि आपको पता नहीं चला एक बड़ा अर्थक्वेक हो गया, धरतीकंप हो गया? तो बोला हाँ मुझे तो पता चला। तो फिर आप दौड़े क्यों नहीं बचाने के लिए खुद को? उन्होंने बताया कि हाँ आप जैसे दौड़े तो मैं भी दौड़ा, बाकी सब तुम बाहर दौड़े, मैं मेरे अंदर दौड़ा। मतलब क्या है कि बाहर की सब स्टोरीज न्यूज देखकर हम जो तितर बितर हो जाते हैं, उसके बजाय मुझे कोरोना हो गया है, अभी मैं क्या करूं, तो पहले हम आधे हो जाते हैं कि अरे बाप रे मुझे हो गया। अगर हम उसकी चिंता करें, विचार करेंगे, बिना चिंता सोचेंगे, तो हम इसमें से हम आधी लड़ाई जीत गए। बिना डरे क्या हो सकता है, क्या क्या मुझे अभी करना है। उधर 9 लाख है या 10 लाख है या 9,000 है या 10,000, कितने लोग गए, मुझे क्या करना है, अभी मुझे मेरा क्या करना है वही सोचना है। एक मैत्रायणी उपनिषद में एक वाक्य है, स्वदेहे यो न जानाति, जो खुद के देह को नहीं जानता है, तसे सिद्धि कसम भवे। उसको सिद्धि यानी पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, मैं तो बोलती हूँ स्पिरिचुअल पावर्स नहीं, हेल्थ कैसे पा सकते हैं अगर खुद के देह को नहीं जानते। तो खुद के देह को जानना है नहीं क्या, हम जो दिन भर की काम करते हैं सोचते हैं उसको जानना, तो ये बहुत जरूरी है। तो वो आज हम देखने वाले हैं
कि हमको ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सचमुच में क्या होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है। हमको ये स्कूल में तो हम पढ़े हैं कि बाहर हवा है। इंसान को जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, पहले हवा, पानी और अन्न। अन्न के सिवा इंसान 2 दिन, 3-4 दिन, कुछ लोग बहुत दिन कुछ रह सकते। पानी के बिना 1 दिन भी रह सकते, लेकिन हवा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो अभी हवा का ही सवाल है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो तबल हो गए, कुछ नहीं कर सकते। ये विचार हमारे गुरुजी श्री कृष्ण व्यवहार है, अब जीवित नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि पहले यहाँ हमारी सोच चालू होती है। मन ये केंद्र बिंदु है और शरीर है पूरा मैदान, खेलने का मैदान। तो सारी बीमारियां खेलने के लिए पूरा शरीर पड़ा हुआ है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, हार्ट डिसीज है, ज्वाइंट पेन है, डिप्रेशन है, स्किन डिसीज है, सब डिसीज है। वैसे ही कोरोना है, हमारे दिमाग में आया वो शरीर में आता है, और शरीर में हमको फिर अरे मुझे धक धक होने लगी है, अभी मुझे मेरा पल्स क्यों धीरे हो रहा है, मुझे सर्दी हो गई है, मुझे खांसी हो गई है। ये सारी चीजें दिमाग में दूसरी पीछे के पीछे चेन लग जाती है। अगर पहले ही ये चेन को तोड़ा जाए, पॉजिटिव थिंकिंग ये अगर किया जाए, तो हम कोरोना पे कुछ हद तक तो अपने हाथ में जितना है हम कर सकते हैं। आज के इस विषय में जो मेरी बस की बात नहीं है, दवाइयाँ, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है, या हमको जो सैनिटाइजर, मास्क और दूरी के बारे में बताया है, ये सब हमको जारी रखते हुए आगे की बातें हमें सुननी है। सेल्फ केयर इन कोरोना, फर्स्ट एड इन कोरोना। अभी हम पहले जानेंगे कि ऑक्सीजन जो हमने शुरू किया है सोचना, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है। तो हम नाक से हवा लेते हैं या मुंह से ले सकते हैं, लेनी तो नहीं चाहिए लेकिन ले सकते हैं। वो हवा नाक से अंदर जाने के बाद फेफड़े में जाती है, फेफड़े में खून दौड़ता रहता है, वो हवा खून में पिघल जाती है, यानी हमारा ऑक्सीजन वो खून में जाता है, और वो खून पूरे शरीर में दौड़कर हमारे सभी कामों के लिए प्राण, हम जिसको प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं, सोचने के लिए ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। हम आंखों से देखते हैं, तो एक मुर्दा जब आंखें खोल के देखता है और एक इंसान देखता है तो उसमें फर्क है। मुर्दे की आंखों में जान नहीं रहती है, हमारे देखने में जान है, मतलब वहाँ प्राण है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन लगता है। हाथों से काम करते हैं तो वहां भी ऑक्सीजन लगता है। खाना खाते हैं, खाना हजम करते हैं, वहां भी ऑक्सीजन लगता है। चलते हैं तो भी लगता है, बैठते हैं तो भी लगता है, सोचते हैं तो भी लगता है। हार्ट का जो पंपिंग चालू है कंटिन्यूस, हम जब से पैदा हुआ है तब से, उसके लिए तो बहुत ऑक्सीजन लगता है। और जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां अपनी रक्तवाहिनी मतलब ब्लड वेसल्स है, और उनको चेतना देने के लिए मज्जा तंतु है। चेतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर है, ब्रेन, ब्रेन मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, कि ये कनेक्शन जब कनेक्ट होता है तभी सब चिंता है, मतलब हमारी ये सिस्टम्स जो है वो जान लेना बहुत जरूरी है, और ये एक दूसरे में जुड़ी हुई है। अगर हमको अपना श्वास लेना और छोड़ना, अभी हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेक्चर में हम वो जरूर कर सकते हैं, हमारे पास वक्त भी नहीं है। हम कितनी बार 1 मिनट में श्वास ले सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 12 से 16 तक रहता है, हम सोच लेते कि 15 होता है। 1 मिनट में हम 15 बार श्वास लेना और छोड़ना ये काम करते हैं। जैसे हम ऑक्सीमीटर से देखते हैं कि अपने खून में ऑक्सीजन कितना है, वो भी उंगली के खून में, ठीक है, उंगली में जो खून दौड़ता है वहां का डिटेक्ट करते हैं। शरीर में भी वही रहता है जो उंगली में है, फिर भी थोड़ा तो फर्क रहता है। तो वैसे अपनी श्वास की गति जानना बहुत जरूरी है। तो हम 1 मिनट में 15 बार श्वास करते हैं। बहुत गुस्सा आया तो वो 20 बार 25 बार होता है। दौड़ने को गए और बढ़ता है। खाना खाया तो भी बढ़ता है, क्योंकि खाना हजम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। हमारे दिन भर की जो एक्टिविटीज है उसमें सबसे महंगी एक्टिविटी है खाना हजम करना। तो हमारी जो ऊर्जा हम खाने में से प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने से पहले ही वो खर्चा करते हैं।
ये सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। हमारा दिमाग की सोचने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। तो आप अब सोचिए कि आपने जो ऑक्सीजन ले रहे हैं कंटिन्यूअसली श्वास के साथ, उसके खर्चे कितने हैं। हम पैसों का सब नियोजन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन की मैनेजमेंट भी करनी चाहिए। हम जब स्नान करते हैं, गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो आप अपने श्वास की गति, हार्ट रेट, ऑक्सीमीटर लगा के अपना ऑक्सीजन लेवल ये सब चेक कर सकते हैं। तो इस पे इन सभी चीजों का दिन भर हमारे पे असर होता है। और ये असर ध्यान में रखते हुए अपने ऑक्सीजन की लेवल अगर हमको बढ़ानी है, तो पहले उसका खर्चा कम करना है। सेविंग इज अर्निंग। ऑक्सीजन कम हो गया है, अगर मुझे लगा कल पल्स ऑक्सीमीटर लगा है 94 है ऑक्सीजन, अभी आप ठीक तरह से ध्यान देकर सुनिए कि हमको ये ऑक्सीजन कम हो गया, इसका डर आने से पहले इसको बढ़ाने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। पहली बार कि हमको नॉर्मल जीने के लिए कहीं पे भी सिलेंडर किसी को नहीं लगता। भगवान की दुआ है अपने पास कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फुकट में ऑक्सीजन दे के रखा है, फ्री में। तो ये अंदर कैसे लेना है, तो इसका जो समझ लेते हैं कि क्या कैसा लेना और कैसे छोड़ना। हमारा जो ऑक्सीजन नाक से अंदर जाता है, खून में घुस जाता है, शरीर की क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, और हम जब श्वास छोड़ते हैं तब तो बाहर निकलता है। उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 4% से ज्यादा रहता है। मतलब बाहर की हवा और शरीर के अंदर की हवा, इसमें ऑक्सीजन का 4% का फर्क है। बाहर की हवा में 4% ज्यादा है और अंदर की हवा में कम है। आप समझ लीजिए कि एक बड़ा हॉल है, उस हॉल में सिर्फ 100 कुर्सियां रखी हुई है, और 100 कुर्सियों के बाद किसी को खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं है। आप सोच सकते हैं ट्रेन है, बस है, लेकिन एक हॉल में 100 लोग बैठ सकते हैं, और वो 100 लोग आके बैठ गए। अब हमको 101वां आदमी लेना है, तो हमको 100 लोगों में से एक को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर दो को लेना है तो दोनों को निकालना, लेकिन आगे जगह नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि अगर ऑलरेडी पैक हवा है, जगह है, तो वो उसमें और नहीं ले सकते, तो उसमें से कुछ बाहर निकालना पड़ेगा लोगों को। वैसे अपने शरीर में जो खून है, तो खून में ऑक्सीजन का रूपांतरण हमने इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का प्रमाण दोनों का मिलके एक ही है, गैस का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ढकेल देंगे तो ऑक्सीजन को अपने आप से जाने के लिए जगह मिलेगी। ये पहला तत्व जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे हमने मेरे परिचय में बताया था कि मैं फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पदवी का प्रैक्टिस करती हूँ, वैसे योगा की प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे बड़ा तत्व हम आईसीयू में एडमिट पेशेंट्स को देते हैं, वो है कि ब्रीथ आउट, श्वास छोड़ो। और बराबर उल्टा होता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये सोच में हम क्या करते हैं, बहुत सारा श्वास लेने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचिए, अंदर पहले ही भीड़ है और हम जोर से ऑक्सीजन लेंगे तो पहले फेफड़े पर, छाती पर प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए पहला प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। आज आपको बताया कि खाना जल्दी खाकर हाजिर रही है, लेकिन हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आज कर नहीं सकेंगे। मैं 3-4 प्रैक्टिस जो आपको बता दूंगी, जो आप चालू करेंगे, और आपको और ज्यादा सीखने के लिए कुछ और इलाज हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला तत्व है, देखो हम सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, थकान आती है, तो हम क्या करते हैं, संभले रे बाबा, क्या करते हैं, श्वास को फेंक देते हैं। तो ये हम मुंह से भी फेंकते हैं। अब हम पैदा हुए तभी से जब तक आखिरी श्वास तक हम नाक से श्वास लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नाक में वैसी यंत्रणा मौजूद है। नाक में बाल है तो बाल अपनी चालनी म्हणजे सीव, वो गलने का काम करती है। तो नाक में हमारे धूल या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकते। इसीलिए नाक से लेना और नाक से छोड़ना ये आइडियल
पद्धति है श्वास की, लेकिन हमारी जरूरत है तब हम मुंह से छोड़ना चल सकता है। अभी मैं आपको एक प्रयोग, हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है। हम खाने पीने के, हवा के प्रयोग कर सकते हैं लिमिट में, अपनी जब तक अपनी क्षमता के अनुसार। तो हम अगर ऑक्सीमीटर लगाएंगे उंगली में और हम देखते हैं कि अरे मेरा 97 है ऑक्सीजन, और मैंने 5-6 बार ऐसे श्वास छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑक्सीजन बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा हार्ट रेट भी बढ़ता है, मेरा पल्स रेट भी बढ़ता है। इसीलिए कोई भी चीजों के शॉर्टकट्स वैसे तो होते नहीं है, लेकिन समझने के लिए, इमरजेंसी के लिए ये कम से कम तसल्ली दे सकता है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा ऑक्सीजन मैं थोड़े हद तक बढ़ा सकती हूँ। लेकिन ये हमेशा का तरीका नहीं है, ये केवल इमरजेंसी का हमारा इलाज है। मैंने कल ही एक न्यूज पढ़ी कि दिल्ली में एक शायद इनकम टैक्स या कुछ ऑफिसर थे, बहुत बड़े कमिश्नर थे, उनका ऑक्सीमीटर बिगड़ गया था और उनको कोरोना होने के बाद डॉक्टर हमेशा फोन पर पूछते थे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 95 रहता था, पल्स ऑक्सीमीटर बिगड़ गया था और इतनी टेंशन, उनका सिम्टम्स इतने बढ़ गए और एडमिट करने का वक्त आया तब हॉस्पिटल के पल्स ऑक्सीमीटर में उन्होंने चेक किया तो ऑक्सीजन की लेवल 50 के पास में आ चुकी थी। दुर्दैवी घटना है कि वो बच नहीं सके, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम उन पे निर्भर नहीं रख सकते। तो हमने परमात्मा की, भगवान की एक हमने उसको शुक्रिया बोलना चाहिए कि हमको जो खुद के सेंसर्स है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, मेरे पेट में आज खाना ज्यादा हो गया, ये सेंसर्स जो है, ये संवेदनाएं जो है, ये संवेदनाएं हमारे लिए बहुत मायने करती है। और ये संवेदनाओं को लेकर हम आगे जाते हैं तो हमको अपने इन चीजों के बारे में हम खुद के हल निकाल सकते हैं। घरेलू इलाज जो अपनी दादी के बटुए से हमने पाए हैं, काढ़े हैं, या और कुछ योगा के द्वारा किए जाने वाले प्राणायाम हैं, ये सब हमारे घर के घरेलू या फर्स्ट एड इलाज है। अब मैंने वैसे आपको बताया है कि थोड़ी प्रैक्टिकल तो होगी, वैसे 3-4 उपाय मैं अभी आपसे करा लेती हूँ और पूरा बाद में लेक्चर होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा। तो पहले तो मैंने बताया कि पहले श्वास लेकर, नाक से लेकर मुंह से फूंक लगाओ, 5 बार लगा के रुक जाना, फिर थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करना, क्योंकि फूंक लगाना भी एक एक्शन है, उसमें भी थकान आती है। लेकिन जब हमको थकान आती है तो सबसे पहले श्वास छोड़ना जरूरी है, लेना जरूरी नहीं है, ज्यादा लेना नहीं चाहिए, नॉर्मल लेना है लेकिन ज्यादा छोड़ना है। फिर थोड़ा रुक के और 5 बार कर सकते हैं, और करते समय आप ऐसे मोमबत्ती फूंक लगाते हैं वैसा कर सकते हैं। नमस्कार अंजली ताई, आपण आपला व्हिडिओ जर चालू केला तर बरं होईल, म्हणजे सगळ्यांना प्रात्यक्षिक पण दिसेल. नाही पण मी जे सांगते तर मला ना ते परत प्रेझेंटेशन चालू करताना त्रास पडेल, मग मला दिसत नाहीये तर मी व्हिडिओ मध्ये आहे ना, तुम्ही पिन करा ना मला. हो, पिन केलंय, तुमचा व्हिडिओ नाहीये मॅडम. तुमचा व्हिडिओ दिसत नाही, व्हिडिओ नाहीये, व्हिडिओ नाहीये, त्यामुळे आम्हाला कळत नाहीये काही. बरं मी आता आडवा लावतो, दिसतोय आता? नाही, तुमचा व्हिडिओ मॅडम ऑन नाहीये, व्हिडिओ ऑन करावा लागेल. व्हिडिओ ऑन केला नाही तर व्हिडिओ ऑफ आहे, व्हिडिओ येतच नाहीये. 2 कॅमेरे लावले, एकावर व्हिडिओ दिसतो, एकावरती स्क्रीन शेअर आहे. व्हिडिओ ऑन आहे. आपण समजून घ्या, मी जे सांगते ते करू शकता. तर आपण तोंडाने फुंकर मारू शकता, आपण ह असा उच्चार, विठ्ठल असा आवाज करू शकता, म्हणजे आपण गॅस्पिंग करताना कसं करतो. तर ह्या इमर्जन्सीज मध्ये आपण श्वास सोडण्याचं काम जास्ती करा. जास्ती म्हणजे किती ते सुद्धा लिमिटेड. 5 झाले की थांबा, परत थोडासा नॉर्मल ब्रीदिंग करू द्या.
परत 5 करा. मग थोडस नॉर्मल पडून राहा आणि दीर्घ श्वसन करा. दीर्घ श्वसन म्हणजे काय, आता तेही नीट ऐकून घ्या. आपण श्वसन करतो तेव्हा आपल्याला पोटाचे, छातीचे आणि खांद्याचे हे तिन्ही स्नायू आपलं देवाणघेवाण करत असतात श्वासामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड. तर ही देवाणघेवाण करताना आपण जर हात थोडे वर करून श्वास घेतला आणि श्वास सोडत खाली आलो तर आपल्या छातीचा पिंजरा ओपन होईल, श्वास भरून घेतला जाईल आणि खाली घेतला. ही साध्या सोप्या कृती आहे. मी प्रेझेंटेशन मध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत पण हेही लक्षात ठेवा. तिसरं म्हणजे भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायामाबद्दल खूप व्हिडिओज आहेत, तुम्ही युट्यूब वरती क्लिक करून बघू शकता. आपल्या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुद्धा आता त्याला अप्रुव्हल दिलंय. भ्रामरी प्राणायामामध्ये नायट्रिक ऑक्साईड नावाचा गॅस हा रिलीज होतो. आज त्याचं रूपांतरण श्वासाच्या रूपात आपल्याला ते नेझल स्प्रे म्हणून आज औषध येत आहे. तो नेझल स्प्रे दिल्यानंतर नायट्रिक ऑक्साईडचं प्रमाण वाढून आपल्या श्वसनाच्या क्रियेमध्ये क्वालिटेटिव्ह म्हणजे आपली दर्जा सुधारतो आणि थोडासा दम कमी होतो. बराच दम कमी होण्यात मदत होते. तर त्यामुळे भ्रामरी प्राणायाम कसा करायचा तो आता आपण पाहूया. भ्रमर म्हणजे भुंगा, आणि भुंगा हा जेव्हा गुंजन करतो त्यावेळेला त्याचा आवाज कसा येतो आपण ऐकलाय प्रत्येकाने. आपण हा आवाज आपले कान बंद करून करायचा. मी आता आधी एकदा करून दाखवते. पहिला श्वास सोडून द्या, खोलवर दीर्घ श्वास भरून घ्या. आता हा मी खूप लांब केला. आपल्याला जर श्वास दम लागलेला असेल तर एवढा लांब उच्चार नाही करायचा, पण असे वारंवार उच्चार आपण करू शकतो. त्या उच्चारणातून जो स्पंदन व्हायब्रेशन जी निर्माण होतात ती शरीरामध्ये आजपर्यंत पोहोचून त्याच्यामुळे आवश्यक ते बदल शरीरात म्हणजे फेवरेबल चेंजेस ते व्हायला लागतात आणि त्याचा फायदा होतो. उच्छ्वास असतो त्यामुळे ऑक्सिजनची क्वांटिटी पण वाढते. तिसरा आहे उज्जाई श्वास. मॅडम तुमचा व्हिडिओ दिसतोय का सर्वांना? मला तो मॅडम स्क्रीन आडवं करा पहिल्यांदा. बरोबर नाही, व्हिडिओ दिसतच नाहीये ना. नाही ऍक्च्युली अंजली ताई दोन, हॅलो अंजली ताई दोन याच्यावरती आहे. तर एका याच्यावरती व्हिडिओ तिचा चालू आहे, दुसऱ्या याच्यावरचा व्हिडिओ चालू नाहीये. तर ते मलाही आधी दिसत नव्हतं पण आता मला दिसायला लागले. ते दुसरा हे याच्यावरती बघा. अच्छा, मग सगळ्यांनी सर्च करा. बरोबर, ओके ओके. नाही दुसरं काय अंजली गांगल नावानेच दुसरं पण तिचं आहे. 2 ठिकाणी ती जॉईन झालेली आहे. पण इकडनं बाहेर निघायचं का मग? नाही निघू. पार्टिसिपंटच्या लिस्ट मध्ये बघा. पार्टिसिपंटच्या लिस्ट तुम्हाला तिथे 84 अदर्स दिसतात का? हो. मग त्याच्यात जा आणि अंजली गांगल जिथे व्हिडिओ मध्ये आहे म्हणजे आहे तिथे तुम्ही जा. ऐका ना, तुम्ही मी जे डिस्क्राईब करते ना तिथे तुम्ही ऐकलं आणि केलं तरी चालेल. किंवा मला मॅडम 3 इंट्रोड्युसर दाखवते. 3 अंजली गांगुली असे 3 दाखवतात. स्क्रीनवरती परत मोठे दाखवते जे नाही समजणार. हॅलो, हा पुढे ऐका. तिसरा जो आहे तो उज्जाई श्वास. आता नाव लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल, फक्त काय करायचं ते मी सांगते. की आपलं तोंड बंद करून ठेवायचं, नाकही बंद करा. बंद करायचं नाही, नाक उघडं म्हणजे नाकाला हात मीठ लावायचं आणि नाकातून श्वसन करायचंय. तोंड मिटलेलं आहे आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे श्वास घेण्याचं प्रमाण नॉर्मल पण सोडण्याचं प्रमाण थोडं जास्त करायचं. आणि काय करायचं, तोंड मिटून आपण श्वास घेणं आणि सोडणं हे घशाच्या ठिकाणी त्याची जाणीव ठेवायची. कशी तर आपण कानगोष्टी सांगतो हळूहळू बोलून, किंवा घोरण्याचा आवाज करतो, किंवा वाघसिंह आला वाघ आला तर तसं म्हणतो असं म्हणतो. तर तशा प्रकारचा घशाजवळ हवेचा स्पर्श जाणवला पाहिजे. इतकाच श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा, आणि सोडताना घशाजवळ हवाचा स्पर्श. म्हणजे अशा स्थितीत आपलं नॉर्मल ब्रीथिंग चालू ठेवायचं. मी करून दाखवते फक्त.
काही नाही याच्यात बघण्यासारखं काहीच नाहीये. श्वास नाकाने घेते आणि नाकानीच सोडते, फक्त घशाजवळ आपल्या हवेचा स्पर्श होतो. मी हा आपला कार्यक्रम झाला, प्रेझेंटेशन झालं की मी पुन्हा एकदा करून दाखवेन. फक्त आपण बोलण्यासारखा आवाज काढायचा बस. त्याच्यामुळे काय होतं ते आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये बघूया. पण तुमच्या तत्व लक्षात आलं असेल तर आता प्रेझेंटेशनला मी सुरुवात करते. श्वास सोडणं महत्वाचं. श्वास घेणं पेक्षाही सोडायचं. घेणं करायचंच आहे, पण सोडण्याचा हवा जास्त बाहेर पडावी म्हणून सोडण्याचा वापर करायचा आणि असं थोड्या थोड्या वेळाने करायचं. पण श्वास सोडताना दमता कामा नये, त्याच्यातून सुद्धा दमायला होतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे मध्ये मध्ये थोडं पाणी प्यावं घोटाघोटाने, कारण तोंडाने जेव्हा जेव्हा श्वास सोडतो तेव्हा घसा सुकतो. त्यामुळे पाण्याचा मध्ये मध्ये पाणी घोट घेत राहिलं की घसा पण ओला राहतो आणि आपल्याला ह्या क्रिया करणं सोपं जातं. पण घाबरण्याचं कारण नाही. आपण असं मध्ये मध्ये करत राहिलो, परंतु ते सत्य आहे. तुमचं सत्य आहे ते आपण आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये बघूया. आता मी प्रेझेंटेशनला सुरुवात करते. तुम्ही स्क्रीन पिन करा. सगळ्यांना दिसतंय अशी मी आशा करते. दिसतंय का? नाही दिसत. स्क्रीन नाही दिसत. हो दिसतोय. एक मिनिट आता ना बाकीच्यांनी जरा आपला मॅडम एक काढा. सगळ्यांनी एक काम करा. मॅडमचे 3 स्क्रीन आहेत अंजली गांगल म्हणून. तर प्रत्येकाने एका ह्याच्यावर कुठल्या तरी चेक करा. त्याच्यावर एका ह्याच्यावर मॅडमचा व्हिडिओ आहे, दुसऱ्यावर प्रेझेंटेशन. हा तर दुसऱ्या याच्यावर जाऊन पिन वर क्लिक करा. ते तुम्हाला म्हणजे दुसरा आहे. त्या 3 डॉट्स हा 3 डॉट्स वर टिक करा. मी 2 मिनिटं बाजूला जे 3 डॉट आहेत पिन करायचं का? हा पिन करायचं. पिन करा म्हणजे तुम्हाला स्क्रीन दिसेल. 3 डॉट आहेत त्याच्यावर जाऊन पिन करा. हा त्याच्यावर पिन डॉट करा. पिन क्लिक करा. हो येतंय. सेल्फ केअर इन कोरोना हा स्क्रीन दिसतोय आता सगळ्यांना. हा दिसतोय. आता आपण सगळं समजून घेऊया. कोरोनामुळे पहिली झालेली सिच्युएशन. मला स्क्रीन एकच मिनिट. ठीक आहे. हॅलो. सुरुवात करूया आपण. आपल्याला काही प्रॉब्लेम आहे की गोंधळतो आपण. काही मोठ्या स्लाइड मध्ये नाहीये, मग आपण डॉक्टरकडे जातो. काहीतरी वाद आता खूपच मोठ्या प्रमाणावर आहे. काय करायचं? प्रत्येक जण एकमेकाला घाबरवत आहे. जा आधी वॅक्सिन घेऊन ये, जा आधी औषध घे, डॉक्टरकडे दाखव. काय कोण म्हणतो नाही बाबा मला डॉक्टरकडे जायचं नाही. इतक्या त्याच्यात चर्चा आणि गोंधळ होत असतात आणि मग आपण काहीतरी आपली सोल्युशन शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. मी थोडं जास्ती या स्लाइड्स वरती बोलणार नाही, पण पुढचं महत्वाचं आहे ते आपण पाहूया. ही रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणजे आपला श्वास कसा चालतो, श्वसन संस्था ही जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे. आपल्या शरीरामध्ये निरनिराळ्या पोकळ्या आहेत शरीराच्या. आपण छाती जवळच्या भागात बघूया, ते जांभळ्या रंगाची आहेत ती आपली फुफ्फुस आहेत. हे चित्र आहे, प्रत्यक्ष शरीराचा भाग नाही, हे चित्रात्मक रूप आहे. पण ही फुफ्फुस जांभळ्या रंगाची, मध्ये हिरव्या रंगाचं हृदय, वरती थोरॅसिक कॅव्हिटी म्हणजे पिवळट रंगाची. पण ही छातीची पोकळी आहे, ती या भागांनी बनली. आणि पोटाची पोकळी आहे, ती लाल रंगाची ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटी म्हणून दाखवली आहे. छाती आणि पोट याच्यामध्ये एक पडदा आहे. आपण आता श्वसन संस्था बघूया, ज्याला आपण म्हणतो की
बिल्डिंगचे लाईट गेले किंवा घराचे लाईट गेले तर आपल्याला काहीच दिसणार नाही. तसं श्वास थांबला तर आपलं काहीच कळणार नाही. त्यामुळे श्वसन संस्था ही सगळ्यात महत्वाची, सगळ्यात संस्था महत्वाच्या आहेत. पुढे आपण ते बघूच. परंतु ती कशाची बनली आहे बघा. नाकातून एक नाकातली पोकळी आहे, एक तोंडातला मार्ग आहे. हे दोन्हीही मार्ग घशामध्ये बघा, कानाच्या खाली हे दोन्ही मार्ग एकत्र दिसतात. आपला घसा आहे, त्या घशाच्या मागे दोन्ही मार्ग एकत्र येतात आणि लॅरिंग्स म्हणजे कंठ या तिथे ठिकाणी ते दोन मार्ग पुढे आणि मागे जातात. तुमच्या चित्रात आपल्याला दिसेल. त्याच्यानंतर हा जो श्वसन मार्ग असतो त्याची एक पाईप आहे, विंड पाईप म्हणतात त्याला, आणि त्याच्या दोन फुफ्फुसांकडे शाखा जातात, ब्रांचेस जातात. तर या ब्रांचेस कशा आहेत बघूया. आपल्या फुफ्फुसांत दोन, उजव्या बाजूला 3 भाग आहेत फुफ्फुसांचे, डाव्या बाजूला 2 भाग आहेत. पण इथे काही दाखवले नाही, ठीक आहे. आणि या सगळ्या ब्रांचेस आहेत, जसं झाडांच्या फांद्या असतात किंवा द्राक्षांचे घड कसे असतात तसे या फुफ्फुसांचे भाग आहेत आणि तिथे या छोट्या छोट्या नळ्या तयार झाले, नळ्या असतात. आता उजवीकडचं चित्र बघा. इन्हलेशन म्हणजे श्वास आत घेणं. श्वास आत घेतो तेव्हा ही 2 फुफ्फुस जी आहेत, एकूण 5 त्याचे भाग आहेत. उजवीकडे 3 आहेत आणि डावीकडे 2 भाग आहेत. कारण डावीकडे 2 भाग काय आहेत, कारण एका भागाची जागा फुफ्फुसांनी घेतली. त्यामुळे एकूण 5 भाग असलेली ही फुफ्फुस उजवीकडे आणि डावीकडे जेव्हा हवा आत जाते तेव्हा अशा फुग्यांसारखी ती फुफ्फुस फुगतात. आणि खालती बघा डायफ्रॅम म्हणून म्हटलंय, श्वास पडतं त्या फुफ्फुसाच्या खाली एक असा पडदा आहे. तो पडदा थोडा खाली येतो आणि फुफ्फुस फुगतात, म्हणजे बाजूनी फुगतात, वर खाली त्याची उंची वाढते. आणि जेव्हा आपण श्वास बाहेर सोडून देतो तेव्हा तो पडदा असा घुमटाकार गोल होतो आणि फुफ्फुसाचा आकारमान कमी होतो. ही आपली नैसर्गिक श्वास आणि उच्छ्वास करण्याची नैसर्गिक पद्धती आहे. ही समजून घेणं महत्वाचं आहे की जेव्हा आपण श्वास घेतो तेव्हा भरपूर हवा आत येते, परंतु ही हवा आतच राहिली आणि आपण पुढचा श्वास घ्यायला गेलं तर ते घुसमटल्यासारखं होईल, कारण तिथे आता हवा ठेवायला जागे काहीच नाही, बाकी काहीच दिसत नाही. कोणाचं येतंय? काही प्रॉब्लेम आहे का? कोणाला दिसत नाहीये? दिसतंय मॅडम. मी त्या पाहिजे तर सेंट्रली पिन करता येईल का? कारण नुसताच फोटो दिसतोय तुमचा, बाजू काय दिसत फोटो नाही, तुम्ही प्रेझेंटेशन करताय. सगळ्यांना प्रेझेंटेशन दिसतंय का? हो दिसतंय, दिसतंय. अंजली गांगल, ऐका ना, अंजली गांगल प्रेझेंटेशन असं जे दिलेलं आहे त्याच्यावर क्लिक करा. खूप छान त्याच्यावरती स्पीक केलं. बघा, त्याच्यावरती अंजली स्पीक गांगल केलंय. व्यवस्थित कसं आहे. कळालं मला माहित नाही, दोनच चालू आहे. स्टार ग्रीन जे आहे ना त्याच्यावर 2 पिन करा. आम्हाला खूप छान दिसतंय. सगळ्यांना मिळालं नसेल तर इंटरेस्ट नाही राहणार, म्हणून मी म्हटलं 2 मिनिटं थांबून विचारावं. सगळ्यांना मिळालं का? हा दिसतंय. हा दिसलं, आलं ओके. तर आलंय ना? हा. तर ही प्रश्वासाची क्रिया आहे. आता ही कॉम्प्लिकेटेड कशी होते हे फार महत्वाचं आहे जाणून घेणं. की आपण कोणतीही औषधं घेतो, खाताना बोलतो तेव्हा ठसका लागतो. तर आपला श्वसन मार्ग आता इथे नीट दिसतोय की हा श्वसन मार्ग आणि वरून नाकातून येतो श्वसन मार्ग आणि खालून तोंडातून हा घास येतोय बघा अन्नाचा. हा अन्नाचा घास आणि वरतून येणारा श्वास एकाच रस्त्याने पुढे जाणार आहे. या रस्त्याला म्हणतात सप्तपथ. ज्यांना दिसत नाही ना त्यांनी याचं डिस्क्रिप्शन ऐकलं तरी पुष्कळ झालं. सप्तपथ म्हणजे 7 रस्ता. 3 हात नाक्याला आपले जसे 7 रस्ते एकत्र येतात तसे 2 रस्ते कानातून, 2 रस्ते नाकपुड्यांमधून, 1 रस्ता तोंडातून, असे 5 रस्ते. आणि हे रस्ते खाली जातात अन्न नलिकेत आणि श्वासनलिकेत. आपला घसा हा सप्तपथाचा भाग आहे आणि हे 7 रस्ते, हा जो रस्ता आहे हा स्वच्छ राहणं हा कोरोनाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाची गोष्ट आहे. कारण सगळा जो आपण आंबट चिंबट खाल्लेलं असतं, थंड खाल्लेलं असेल आणि ते जर आपलं पचलं नाही तर त्याचा एक त्याचा थर किंवा राप आपल्या घशाशी येतो, कफ निर्माण होतो.
कारण नको त्या ठिकाणी नको ते पदार्थ असतील तर शरीराची नैसर्गिक यंत्रणा सगळं बाहेर फेकून द्यायचा प्रयत्न करते. परंतु ते जर आपले नियम जर आपण पाळले नाही तर तो तिथून जात नाही. म्हणून गरम पाणी पिणं, वाफ घेणं, शास्त्रज्ञांना माहिती आहे त्यांनी गुळण्या करणं, मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या, त्याच्यानंतर वमन करणं म्हणजे मिठाचं पाणी पिऊन उलटी काढणं, नाकासाठी जलनेती करणं, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि त्यामुळे हा मार्ग हा कोरोनाच्या दृष्टिकोनातून आपलं युद्ध क्षेत्र आहे. आपल्याला हे युद्ध जिंकायचं असेल तर हा श्वसन मार्ग आणि अन्न मार्ग हा मोकळा ठेवणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला प्राणायाम किंवा श्वासनाचे व्यायाम हे यासाठी महत्वाचे आहे. पण पुढे जाऊया. ही स्नायू संस्था आहे. आपल्या शरीरात किती स्नायू आहेत? 639 639. आणि हे स्नायू का काम करतात? की आपल्या इच्छेप्रमाणे चालणं, काम करणं, बोलणं, चेहऱ्याचे स्नायू बोलण्याचं काम करतात. शरीराचा वर्कआउट हे सगळं स्नायू करतात. आणि हे स्नायू आपल्या शरीराची यंत्रणा, ऊर्जा निर्माण करणं किंवा ऊर्जा खर्च करणं हे दोन्ही कामं ही स्नायू करत असतात. आता जेव्हा आपण हे मगाच्या सारखंच आहे, श्वास घेतो तेव्हा छातीच्या बरगड्या ह्या वर उचलल्या जातात, फुफ्फुस फुगतात. त्याचा जो पडदा आहे श्वासपटल त्याला डायफ्रॅम म्हणतात, तो श्वास घेतो तेव्हा खाली येतो आणि श्वास सोडतो म्हणजे तेव्हा तो पडदा वर जातो. पहिली क्रिया आहे इनलेशन, श्वास घेतो तेव्हा तो पडदा खाली येतो, त्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये हवेचं प्रमाण वाढतं. आता या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय समजून घ्यायचं ते सांगते आणि मग या ट्रीटमेंटचा भाग आपल्याला लक्षात येईल. जेव्हा जेव्हा आपल्याला सर्दी होते, सर्दी झाली की आपण निसर्गातः काय केलं पाहिजे? सर्दी का होते ते जाणून घेतलं पाहिजे. बाहेर धुराळा आहे, कचरा आहे, शिंका येतात. तो शिंका येणं हे चांगलं लक्षण आहे. पूर्वी म्हणायचं वा शिंका आली का म्हणजे चांगलं आरोग्य आहे. म्हणजे नाकात येणारे धुळीत कण शिंकेद्वारे बाहेर पडतात. पण ती नाही आली आणि आपण काय करतो, नाकात काही गेलं की आपण श्वास उलटा घेऊन लोकांसमोर शिंकरता येत नाही, त्यामुळे आपण ते आत घेतो आणि आत घेतो ते घशाशी जातात. घशाशी गेलं की त्याचा कफ होतो आणि पहिले 2 दिवस सर्दी वाहणारी सर्दी, त्याचं तिसऱ्या दिवशी कफात रूपांतर होतो, तो कफ जातो छातीच्या मार्गाने फुफ्फुसात आणि मग त्याचा फुफ्फुसामध्ये पाणी होतं. तर हे महत्वाचं आहे की कोणाला हिंदीचा प्रॉब्लेम आहे का? मी हिंदीतच बोलायला पाहिजे असं आहे? हिंदीमध्ये बोलायला हरकत नाही. सॉरी माझ्या लक्षात आलं नहीं मगा। तर ये कफ है, ये हमको निकाल देना बहुत जरूरी है। अब ये है नीचे जो कफ है यानी पानी है। पानी बाटली में कहाँ रहता है? बाटली के ऊपर नहीं रहता है, पानी बाटली में नीचे रहता है, ग्लास में पानी नीचे रहता है। वैसे हमारा जो कफ है वो फेफड़े में सबसे नीचे जाके नीचे वाले फेफड़े में जम जाता है और फिर हमको खांसी शुरू होती है। अब खांसी करते समय हमारी छाती में जो स्नायु है वो बहुत थक जाते हैं खास खास के। तो ये निकालने का कुछ तरीका है जो कोरोना में हमने करना चाहिए कि हमको खांसी है, कफ है, निमोनिया है, तो डरने की कोई बात नहीं। उसके कुछ तरीके हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन श्वास छोड़ना जरूरी है। श्वास छोड़ने के बाद खांसी आएगी तो कफ फूंक के हम निकाल सकते हैं। आगे जाएंगे। ये जो है घोंसले छोटे छोटे दिख रहे हैं द्राक्ष की तरह, अंगूर की तरह, ये हमारे फेफड़े है छोटे छोटे और ऐसे बहुत लाखों फेफड़े हैं जो सचमुच श्वास का काम करते हैं। ये फेफड़े अगर अच्छे हैं मतलब उनको बोलते हैं एल्वियोलाई, इतने पतले रहते हैं कि ये श्वास लेना, ऑक्सीजन अंदर आता है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो अपनी गली में जैसे कचरा इकट्ठा किया जाता है कि चलो हर घर से कचरा नीचे उतरेगा, नीचे उतरा हुआ कचरा घंटा गाड़ी में जाएगा, घंटा गाड़ी का कचरा सब इकट्ठा करके डंपिंग ग्राउंड पे जाता है। तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे फेफड़े में ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो खून में जाता है, ये खून की नलियों में से पूरे शरीर तक जाता है और शरीर में गया हुआ ये छोटे से, देखो कितनी छोटी छोटी है, ये बताई है केस में कैसा ब्लड अंदर आता है और बाहर जाने वाला ब्लड है। तो ये अंदर आने वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बाहर ये एल्वियोलाई में से, फुफ्फुस में से जो बाहर निकलता है उसमें ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है। ये डायग्राम है
दूसरी बात अभी देखेंगे जो मैंने घंटा गाड़ी की बताई। मैंने ऑक्सीजन ले लिया, खून में आ गया, अभी खून ने सप्लाई किया, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है रक्ताभिसरण संस्था यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी ऑक्सीजन लिया है, खाना खाया है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट किया तो सब ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया कचरे में यानी खून में। अब वो खून वापस हार्ट में आएगा, वापस लंग में जाएगा, फिर वापस उसमें से श्वास निकाल कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक श्वसन फेफड़े में चलता है तो दूसरा श्वसन खराब करने का काम शरीर में चलता है। इसीलिए फेफड़े के श्वसन के जो मैंने उपाय बताए उसके साथ साथ शरीर के व्यायाम भी इतने ही जरूरी है। तो ये देखिए, ये शरीर में चलने वाली क्रिया है। डायग्राम छोड़ दीजिए कि मेरे शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या खराब जो अन्न द्रव्य है जो खाकर अभी फेंक देना है, मल मार्ग है, मूत्र मार्ग है, सभी जगह से पानी फेंक देना है, तो ये सब इकट्ठा करके हमको आगे डाल देना है। मैं पहले ट्रीटमेंट का भाग बता देती हूँ कि अभी डॉक्टर बोलते हैं कि पेट पर लेटिए। हमारा जो ऑक्सीजन लगाया जाता है लोगों को पेट पर लेट के क्यों करते हैं? तो देखिए ये डायग्राम्स है, ये दो डायग्राम्स हमारे ट्रीटमेंट के बहुत जरूरी भाग है। ये ऐसे लेटने से क्या होगा कि जो फेफड़े के नीचे के भाग में जो पानी जम गया है वो मुंह तक बिना खासे मुंह तक आता है। म्हणजे खोकला न काढल्याशिवाय पाणी आहे ना ते बाटली वाकडी केली की पाणी घशाशी येणारच आणि खोकला न काढता येईल। थोडा वेळ या स्थितीमध्ये सगळे डायग्राम नीट बघा। आपल्याकडे जे काही आहे उषा असतील तर उषा घ्या आणि इस स्थिति में लेटे रहिए, मुंह से फूंक लगाते रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। इस स्थिति में लेटना अगर मुश्किल है तो पहले थोड़ा करवट पे लेटिए। देखिए, तो एक करवट पे सो के चौथा जो पिक्चर है, देखो पहले पिक्चर में कुर्सी पर लेटे हैं, कुर्सी डाली है उसके ऊपर लेटे हैं और कंटिन्यूसली ब्रीदिंग चालू रखना है। दूसरा जो है वो तकिया लिया है, छोटा तकिया, लेकिन स्लोप बनाया है। ये स्लोप क्यों बनाया है? ताकि ये बॉटल, पानी का बॉटल टेढ़ा हो जाए फेफड़े में से। और ये तरीके हम आईसीयू में, वार्ड में भी करते हैं और हम घर में जाकर भी पेशेंट्स के लिए ये हम तरीके करते हैं। इसको बोलते हैं पोस्चरल ड्रेनेज एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, डीबीई एंड पीडी। ये फिजियोथेरेपिस्ट आईसीयू के वार्ड में भी हम करते हैं, इसका फायदा बहुत है। अभी हम आगे जाने से पहले थोड़ी सी चीजें योग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये अभी बातें मैंने बताई मॉडर्न साइंस की, दोनों साइंस इतने ही जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है कि देखिए कि बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट। बेस्ट ऑफ ईस्ट क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, हमारी योग है, वेदांत है, योग में सारे उपाय बताए हुए हैं। और साइंस जो है जो हमने अभी देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी। तो योग यह एक वैचारिक, कुछ लोगों के लिए, शरीर के लिए ऐसी प्रोसेस नहीं है। तो दिस इज सोशली रेलेवेंट है। सब सोसाइटी को उनका आरोग्य पाने के लिए, सब सोसाइटी को एक बनाने के लिए योग की योजना की है हमारे ऋषि मुनियों ने। और आज जो डरे हुए हैं वो योग में जाते हैं तो उनको बहुत आराम मिलता है। ये अच्छा एक अनुभव है। अपना यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, मैं क्या हूँ? मैंने बोला कि स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि कथम भवेत्। तो एक उपनिषद है, उन्होंने बताया कि जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, सब एक है। अगर हम प्रकृति को नहीं समझेंगे तो खुद को भी नहीं समझ सकते। तो हमारे अस्तित्व के कुछ नियम है। क्या नियम है? कि हमारे यहाँ सृष्टि में जो सभी है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उनका नाता है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब क्या कि एक सिस्टम बंद हो जाएगी तो नहीं चलेगा, दूसरी सिस्टम, मतलब अभी मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ने सोच किया, अभी तो कोरोना में चल रहा है वही चल रहा है कि मैंने बंद कर लिया कि नहीं करना है मुझे। मैंने संपर्क कर दिया कि मुझे नहीं करना है तो नहीं चलेगा। ब्रेन ने सोचना बंद किया, नहीं चलेगा। हार्ट ने चलना बंद किया, नहीं चलेगा। तो ये सारे एक दूसरे को ठीक रखने के लिए हमको सिर्फ श्वसन संस्था का काम करके नहीं चलेगा। पर हर एक पार्ट का काम अपना है। लिवर हार्ट का काम नहीं करेगी, हार्ट किडनी का काम नहीं करेगी,
और ब्लड वेसल्स दूसरे का काम नहीं करेंगी। इसलिए हमको हर एक की तरफ देखना है और हर एक का महत्व जानना है। ये है हमारा अस्तित्व। ये बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। दिखने वाला शरीर है, लेकिन सिर्फ शरीर होके क्या फायदा? शरीर और डेड बॉडी और बॉडी में फर्क क्या है? प्राण का फर्क है। तो प्राण ये हमारे साथ में है। प्राण से अंदर क्या है? मन है। हमारा प्राण मन के तरीके से चलता है। मेरा मन चाहे तो मैं खाऊंगी, मैं पीऊंगी, सोऊंगी, उठूंगी, लेटूंगी। मेरा मन चाहे तो मैं चलूंगी। ये मन है। ये मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम की जरूरत है। और ये मन से ऊपर है बुद्धि, जो बुद्धि मुझे बताती है क्या सही है क्या गलत है। तो ये समझ के अगर मैं बढ़ूंगी तो मैं आत्मा की तरफ जाऊंगी, मेरी खुशी की तरफ जाऊंगी। आत्मा मतलब सिर्फ खुशी है, और ये खुशी को जारी रखना है। तो योग ने जो जो उपाय हमें बताए हैं, मैं सिर्फ एक चार्ट में बता देती हूँ। आपको अगर जानना है तो कल से एक क्लास 15 दिन का शुरू हो रहा है। घंटाली मित्र मंडल का कोरोना स्पेशल क्लास है। जिनको कोरोना में तकलीफ हुई है तो ये सारे इलाज वहाँ किए जाने वाले हैं। शरीर को ठीक रखना है तो आसन करो। शुद्धि क्रिया है, मैंने बताया जल अनेति है, सूत्र अनेति है कि नाक में पानी डालो, निकाल दो, पानी पियो, उल्टी कर दो। और अच्छा डाइट में सी विटामिन होना चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खांसी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा। तो खट्टा भी कैसे लेना वो भी दिमाग से सोच कर लेना है। डाइट में हमारे शरीर में देखिए कि एक फास्टिंग थेरेपी रहती है कि हम जितना कम खाएंगे उतनी बीमारी अच्छी ज्यादा जल्दी होती है। ये आप जान करके देखो, रोजे रखने वाले लोगों की ताकत बढ़ती है। हम जब डॉक्टर दीक्षित का डाइट है तो या और ये डाइटिशियन जो बताते हैं, अगर हम सही तरीके से पालते हैं तो हमको उसका लाभ मिलता है। तो ये डाइट हमारे लिए दवाई है। आजकल क्या हो गया है? दवाई का डाइट हो गया है। हमारे हाथ में है क्या करना क्या नहीं करना। तो हमारे डाइट के एक PhD या इतने सारे वीडियोस आप देखते होंगे, आप और देख सकते हैं। प्राणायाम, जैसे मैंने 2-3 प्राणायाम तो अभी बताए, लेकिन अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो कल के क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मेंटल मंत्र, जप, डिवोशनल सॉन्ग्स एंड रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, ये बहुत मन के लिए जरूरी है। हमारा मन नहीं डरे, इसलिए क्या करना है? तो एक बहुत अच्छा मुझे एक अच्छा ये मिला था, कोट मिला था, और वो किसने लिखा था मालूम है? एक ट्रक पर लिखा था कि जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहो। सफर का मजा लेना है तो सामान कम कीजिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत रहती है, संगे मरमर पर तो हमने पाव को फिसलते देखा है। कोरोना का और कुछ दूर नहीं है। हम देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, लोगों से कुछ उनका संबंध ही नहीं है, तो कोरोना आता है कहाँ से? जो बताया गया है कि कोमॉर्बिडिटी, जिनको पहले ही कुछ बीमारियां हैं, दवाइयां चालू है, ये दवाइयां शरीर में झगड़ती है, केमिकल फैक्ट्री है अंदर अपने शरीर में। तो ये अगर आपको नहीं चाहिए, दूसरी कोई भी दवा आपको नहीं लेनी है, तो आपको अपने डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर और अपने रहन सहन पर कंट्रोल करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि दवाई मत खाओ। डॉक्टर बिजलानी, रमेश बिजलानी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है के जो डॉक्टर फिजियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने बताया था, उनके 3-4 लेक्चर सुनने का मुझे मौका मिला। उन्होंने तो बताया कि जो बाहर जो दवाइयां हैं, उनकी सारी पूरी की पूरी फार्मेसी अपने शरीर में मौजूद है। इंसुलिन है, स्टीरॉइड्स है, एंडोर्फिन है, पेन किलर्स है, ये सारे दवाइयां हमारे शरीर में से तो तैयार की है। तो कहाँ से आते हैं और हमको ये दवाइयां कैसे मिलेगी? जैसे ऑक्सीजन पूरा बाहर है, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा? वो कॉन्सेंट्रेटर लाना पड़ेगा, फिर सिलेंडर लाना पड़ेगा? नहीं, आप अपना ऑक्सीजन खुद मेंटेन कर सकते हैं। वैसे ही हमारी दवाइयां हमको अंदर से तैयार करनी है, तो हमको अपना मन शांत, शरीर की आसन प्राणायाम करो,
शांत बैठो, मंत्र जप करो, मंत्र से आपके उच्चारण से ऊर्जा पैदा होती है, ताकत मिलती है। और धारणा ध्यान, जैसे मैंने पहली शुरुआत में बताया कि आप शांत बैठकर विचार करो, आज मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से मुझे खांसी आ गई, या मुझे कुछ तकलीफ हो गई, इंडिजेशन मुझे क्यों हुआ, उल्टी क्यों हो रही है। आप सोचेंगे तो उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो उसको न होने के लिए दवाई एक उपाय है, लेकिन नियंत्रण ये दूसरा उपाय है, परीक्षण करना। और अगर हमको कर्म ध्यान भक्ति है, मेरे पहचान वाले एक चाचा है दूर के, उन्होंने उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई, बहुत सालों की पहले की बात है, कुछ 8-10 साल हो गए। उनको पता चला कि मुझे ये एक पॉलीन्यूरोपैथी करके बीमारी है, हाथ के पैर सूख रहे हैं। बहुत बड़ा कारोबार था उनका, संघ का काम करते थे। उन्होंने क्या किया कि चलो, बेटी डॉक्टर थी तो उसने बता दिया कि नहीं, अभी ये बहुत दिन नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी बहुत देख ली दुनिया, 81 साल पर जिए हैं। उन्होंने क्या किया, सब संस्थाओं के नाम लिए, जुट गए, और मैंने बोला कि मेरे हाथ जब तक चल रहे हैं तो मैं दान करूंगा एक संस्था को। जितनी भी जायदाद थी बांट दी, चलो अभी मैं मौत के लिए तैयार हूँ। तो मौत को डरे नहीं, मैंने जो पहले बताया कि मौत को डरना या मौत से हाथ लड़ाई लड़ना कोई बात नहीं, मेरे में ताकत है, मैं डरूंगा नहीं। तो ये डरना नहीं है, एक तो रियलिटी है कि मृत्यु यह एक रियलिटी है, लेकिन हम हार के जाएंगे या जीत के जाएंगे ये हमारे पे। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको भी कैंसर हुआ था, लेकिन वो बोले मेरे गले को कैंसर हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों दुखी हो जाऊं, मैं क्यों डरूं। हमको कोरोना आया है तो कोई बात नहीं, इतने सालों से इतनी सारी बीमारियां आ रही है, हम खांसी सर्दी अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, कुछ दवाइयां घर पे काढ़ा वगैरह करके, अगर नहीं होगा तो फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। ऐसे बहुत भले डॉक्टर भी है जो तुरंत एडमिट नहीं करते, सभी डॉक्टर भले हैं ऐसा समझ के हम जाएंगे तो हमारे लिए दुआएं आती है भगवान की। हम डॉक्टर को जो परमात्मा समझेंगे तो डॉक्टर भी परमात्मा की तरह हमारे साथ काम करेगा। तो ये भरोसा बहुत जरूरी है। और हमारे लास्ट कुछ स्लाइड्स हैं जो बहुत समझना भी जरूरी है। एक्सरसाइजेस कौन से करने चाहिए, पहला है कि नीड और कैपेसिटी, मुझे ताकत जितनी है उतने ही एक्सरसाइज करने चाहिए। दौड़ने के, अगर ऑलरेडी ब्रेथलेस हूँ तो थोड़ा थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाइए, बाहर हम नहीं जाते तो 2 बार सीढ़ी चढ़िए, तो ताकि आपकी फेफड़े की और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। और कितनी तक करना, कितने कहाँ रुकना, ये हमको खुद को सोचना चाहिए। डर के मारे कुछ नहीं करना है, वैसे अति उत्साह भी टालना है। रेगुलरिटी हो तो बहुत अच्छा है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। उसको जो चीज काम आई शायद वो मेरे लिए ना आ सके, मेरे लिए जो काम आई वो दूसरे के लिए ना आ सके। और सबसे महत्वपूर्ण है रेस्ट पीरियड्स। रेस्ट मतलब आराम, हम आराम करेंगे, जितना सोएंगे, सब कब कब सो सकेंगे, दिमाग का टेंशन जाएगा तब। आप सोने की कोशिश करो, नहीं तो मंत्र गाओ, नहीं तो भगवान के भरोसे सो जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप अगर सोएंगे तो ब्रेन ये सब मेडिसिन तैयार करने का काम करेगा। इसलिए किसी भी बीमारी में रेस्ट एंड टाइम आर द बेस्ट हीलर्स, ऐसा बताया गया है। तो ये रेस्ट लेना, और थोड़ा सा 1-2 दिन हम देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जरूर जाएंगे डॉक्टर के पास दवाई लेने। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी बोलते देखो इतने देर से आए, अब ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 दिन तो कुछ इलाज, हम रेस्ट डाइट और एक्सरसाइज पर काम करा सकते हैं। एक्सरसाइज कम, रेस्ट ज्यादा, डाइट लो। आप कांजी पियो, गरम गरम कुछ पियो, बहुत ठंडा नहीं पीना है, जूसेस नहीं लेने हैं ज्यादा। इसलिए मैंने बताया कि नींबू भी लेना है, सी विटामिन, तो उसको नींबू की मात्रा कम और खट्टा ज्यादा ना हो, लेकिन पेट में जाए, ऐसे चावल पे डाल के वगैरह ले लेंगे या दाल में डाल कर ले लेंगे तो भी चलेगा। तो ये रेस्ट पीरियड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सोएंगे तो 3 दिनों में आपकी बहुत सारी हालत सुधर जाएगी। और एक्सरसाइज कहाँ के करने हैं, तो गर्दन के हैं। देखिए आपके सभी हिस्से जो देख लेंगे, नेक, शोल्डर, एल्बो। आप क्या कर सकते हैं, एल्बो को देख के घुमाइए, रिस्ट, मनगट, फिंगर्स दोनों, कमर के हिप जॉइंट,
नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड सोल। आप सिर्फ इनको हिलाते रहिए अलग अलग इंडिविजुअली, तो भी काफी है। और ये बनाए रखे कि जो भी चीजें हम आगे देख रहे हैं कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। देखिए डाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम एकदम कम नहीं होना चाहिए, और गलत डाइट पहले हमने ये जंक फूड ये सब बंद करना चाहिए। विहार, एक्सरसाइजेस, विश्रांति, आराम, सोच, जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, इसलिए सोच ठीक होनी चाहिए। व्यवहार और संवाद, नेगेटिविटी पूरी बंद कर देनी चाहिए। अगर हमको इतने सारे, पहला क्या आता है, कोरोना बढ़ रहा है, बंद करो टीवी। जो सचमुच के हमको ठीक होना है, तो भगवान का नाम ले लो, कुछ अच्छी स्टोरीज पढ़ो, अच्छा किताब पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। पर ये नेगेटिव स्टोरीज या नेगेटिव ये न्यूज, हमको स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना है। तो ये अपने मन पर असर करता है, मन शरीर पर असर करता है। और पहले क्या बोलते हैं, मुझे तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन सुन के होगा तो मुझे भी होगा क्या। फिर मैंने सोचा हाँ अभी पड़ोस में आ गया है तो मुझे तो जरूर होगा, और फिर दूसरे दिन आ जाता है। तो स्टोरीज भी बहुत है अभी, लेकिन बहुत वक्त हो गए हैं। मैं आगे जाना चाहूंगी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योगा, जहाँ मैं बहुत बहुत अनुभव ले चुकी हूँ। यहाँ वो हमेशा बोलते थे कि पीपल आर सिक बिकॉज दे थिंक दे आर सिक। जो मैंने अभी बात बताई कि नहीं नहीं मुझे वो मॉर्बिडिटी, मैं तो दवाई ले रहा हूँ, डायबिटीज की भी है, ब्लड प्रेशर की भी है, तो क्या मुझे कोरोना होगा। तो हम बोलेंगे नहीं मैं दवाई ले रहा हूँ ना तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो सोच बदली है तो व्यवहार बदलेगा। एंड डिसीजेस आर रिलेटेड टू बॉडी बट दे आर क्रिएटेड इन द माइंड। तो ये आप हमको याद रखना है कि अपने मन को सकारात्मक रखना है। ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ हम अपना प्रेजेंटेशन रुकने वाले हैं। हमारा अस्तित्व है क्यों? अगर हमको कोरोना से हम ठीक है हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी हमको क्या करना है, तो हमारे ग्रंथों का अभ्यास करना है। मैंने गए 20 सालों में से 20 साल में क्या योग कर रही हूँ, इतने सारे क्या आसन है, तो ये आसन प्राणायाम यानी योग नहीं है। सिर्फ योग तो भगवत गीता है, सांख्य योग है, योग साधना है, इतने सारे प्रकार है हमारे ग्रंथों का, तो अभी अभ्यास भी नहीं किया हमने। जहाँ बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे और हमें अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनने के लिए ये गुरु हमें खड़ा करते थे, पैसों के लिए कुछ नहीं करते थे ये सब। तो ये गुरुकुल जब भी तैयार होंगे पता नहीं, लेकिन जो दिए हुए विचार है जो आज पाश्चात्य लोग, फॉरेन के लोग बहुत ज्यादा करते हैं, उनके पास योग वाले ज्यादा लोग हैं जो अपने पास नहीं है। तो ये लास्ट स्लाइड जो है, हमारा अस्तित्व, मेरा कार्य क्या है, मुझे इस धरती पर क्यों मुझे जन्म मैंने लिया है, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है। तो इसका ये बहुत अच्छा अर्थ ये हम देखते हैं नीति षटक में भर्तृहरि ने बताया है। परोपकारार्थ इदम शरीरम, यह शरीर जो है यह परोपकार के लिए है। ईश चिंतनार्थ इदम मनः, जो मन जो दिया है वो सिर्फ उसके विचार के लिए दिया है। तूने मुझे पैदा किया तो धन्यवाद, कुछ अच्छा करने के लिए मुझे दिया है, तो तेरा नाम मैं बार बार लेता रहूं। आपका मन है ना, मन ही शैतान है, खाली मन शैतान का घर है। तो उस मन को कुछ भरते रहो, तो कुछ भरना है तो अच्छा नाम लेते रहो, अच्छा काम करते रहो। तो ये दोनों, शरीर का भी काम हो गया, मन का भी हो गया। विवेक ज्ञानार्थ इदम बुद्धि, विवेक मतलब जो क्या अच्छा क्या बुरा, इसका विवेक, सत विवेक, सत और असत क्या है, क्या खाना गलत है क्या खाना ठीक है, मैं कितना सोऊं, मैं 9 बजे तक सो जाऊं तो चलेगा क्या। देखो सूरज उगने का और सूरज ढलने का वक्त कभी नहीं बदलता, सीजन्स अपवादात्मक बदलते हैं लेकिन सालों साल आते रहते हैं। तो इंसान ने भी ये सीजन्स के साथ, ये कुदरत के साथ जीना चाहिए, और ये विवेक का ज्ञान है। तो मेरा आहार के बारे में, खाने के लिए मैंने जन्म लिया है या मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जीता हूँ क्या, तो ये सब विवेक का ज्ञान है, ये बुद्धि है। ये जो बुद्धि मतलब मैनेजमेंट आईटी सेल में जाके क्रोर्स कमाना, ये बुद्धि नहीं है, ये गलत बुद्धि है। तो ये बुद्धि इसके लिए हमको दी है कि जिसमें विवेक ज्ञान हो। और ब्रह्म ज्ञानार्थ इदम शरीरम, ब्रह्म ज्ञान यानी क्या है, हमारे सामने बहती हुई एक नदी है,
नदी में मेरा बर्तन लेके जाती हूँ, पानी भर लेती हूँ, तो ये नदी का पानी और बर्तन का पानी तो एक ही है। यानी हमारे जो विश्व में जो ब्रह्म जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति मेरे शरीर में है। यही प्राण शक्ति के वजह से मैं काम कर रही हूँ। तो ये प्राण शक्ति और बाहर की प्राण शक्ति कुछ अलग नहीं है। मेरे में जो प्राण शक्ति है वही तेरे में है, तो हम सब एक है। तो यह एकत्व का भाव यानी ब्रह्म, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। मैं खाऊं क्या तू खाएगा, मैं कपड़ा पहन बड़े, मैं 4 बार खाऊंगी उसके बजाय मैं 2 बार खाऊंगी और तुमको भी 2 बार खिलाऊंगी। ये जो प्रकृति है उसके वहां से हमको संस्कृति तक जाना है कि दूसरे को बांटने में खुशी पाना, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर ये ज्ञान जल्दी हो जाए तो हमको कभी भी मौत आ जाए, अभी अगले मिनट में भी मौत आ जाए तो मैं हंसी मजाक में जाऊंगी, क्योंकि मेरे मन ने कभी बुरा सोचा नहीं है, बुरा काम भी मैंने नहीं किया। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। तेरे में भी ब्रह्म है, मेरे में भी ब्रह्म है, और सर्व खलविदम ब्रह्म। तो ये अगर जब हम समझ जाए तो कोरोना क्या और कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, हम खुशी से आराम से मौत को गले लगा सकते हैं, लेकिन डर के नहीं गले लगेंगे। हम बहुत हंसी, कोई अगला मिनट मेरा नहीं है, अभी का मिनट, अभी का वक्त, प्रेजेंट टाइम मैं जी रही हूँ, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो धन्यवाद, बहुत शांति से, बहुत अच्छी संख्या से जो आप उपस्थित रहे। मैंने मेरी क्षमता के अनुसार आपको बात करने की कोशिश की। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ 2 सवाल है मेरे। हाँ, मी 1 मिनिट, मी आता मोठा स्क्रीन चालू करते, 1च मिनिट, स्क्रीन शेअर बंद करते। हाँ, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि जो हम लोग नेति करते हैं, जो नाक से पानी डाल के जो दूसरी तरफ से निकालते हैं, हाँ, तो वो कितने बार करना चाहिए? मतलब दिन में कितने बार करना चाहिए या हर दिन करना चाहिए? दिन में नहीं, खाली पेट करना है। पहली बात, सुबह में उठने के बाद तुरंत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी शरीर के अंदर बाहर से पानी नाक से डालना ये अनैसर्गिक है, ये नैसर्गिक नहीं है। लेकिन हमें क्यों बताया है कि ये ग्रंथों में जो बताया है वैसा है कि हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त, त्रिदोष रहते हैं। ये त्रिदोष बैलेंस रहते हैं, लेकिन अगर उनमें बैलेंस निकल जाए, कफ बढ़ जाए या पित्त बढ़ जाए या वात बढ़ जाए, तो शुद्धि क्रिया कीजिए, ऐसा ग्रंथों में साफ साफ लिखा है। तो उठ के रोज करना, वो प्रिवेंटिव भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर आदत सी कर दी तो भी कोई बात नहीं। बहुत नाक चौकअप होता है और आप डालने जाएंगे तो सिर में भी पानी जाता है, अपने साइनसेस में। तो आप जब सीखने वाले हैं तो आप नॉर्मल होना ज्यादा अच्छा रहता है। आप बीमारी में कुछ नया नहीं सीख सकते, इसीलिए योग साधना अगर सीखनी है, अर्लियर इज बेटर। 25 अप टू 25-30 इज द बेस्ट एज, क्योंकि वहाँ अपना शरीर भी फ्लेक्सिबल रहता है और जो भी ये प्रयोग करने के लिए टॉलरेंस रखा रहता है। तो ये जलनेति जो है, जैसा आप बताते, कुछ संस्थाएं हठ योगी जो होते हैं वो बोलते हैं कि रोज आप कीजिए। तो आप बाथरूम में किसी के वो नेति पॉट रहता है, रोज करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अपने जरूरत के अनुसार ये करना चाहिए। स्वामी कोल्यानंद ने बताया था कि आसन प्राणायाम में नीड एंड कैपेसिटी ये दोनों देखना चाहिए। मेरी क्षमता, मुझे मिलने वाला वक्त और जरूरत, कितनी जरूरत है। तो आपको बार बार सर्दी खांसी होती है तो आप बार बार कीजिए। उसमें नमक डालते हैं क्या? उसमें जी, नेति में थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। कितना नमक डालना चाहिए तो पीकर देखना है, थोड़ा सा खारट, मतलब वो वो जो मिठाची जी खारटपणा किंचित लागला पाहिजे, एवढं मीठ घालायचं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, तुम्ही रोज करणार असाल तर मीठ घालून घालून ती सगळी त्वचा आहे ना ती कोरडी पडते, म्हणून रोज करताना खूप मीठ नाही घालायचं। ऐसे।
आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की कफ बऱ्याचदा आपल्या घशाशी येतो आणि तो गिळला जातो. पण तो गिळला जाणं हा ठीक आहे का, म्हणजे शरीराला घातक आहे का, तो तुंकलाच गेला पाहिजे? मला जरा मोठ्याने ऐकून नाही आलं मला. कफ बऱ्याचदा घशाशी जो येतो तो कायम तुंकलाच गेला पाहिजे का, कधी कधी गिळला पण जातो, तो पोटामध्ये जातो? तर खूप आहे की कफ कफ हा मगाशी मी जी पोझिशन दाखवल्या तर कफ हा नेहमी काढलाच पाहिजे. आता तो फुफ्फुसातून काढून इथे घशाशी आला म्हणजे तो श्वसन मार्गातून घशाशी आला आणि आपल्याला थुकण्यासारखी स्थिती नाहीये बाहेर, आपण रस्त्यावर आहोत आणि रस्त्यावर लोक थुकतात, पण आपण नाही थुकला आणि तो गिळला तरीही चालतो, कारण गिळला तर तो अन्न मार्गाने जठरातून तो निघून जाईल गुदद्वाराच्या मार्गे. त्यामुळे थुकता आला बेसिन मध्ये तरी चालतो. आम्ही अस्थमा किंवा ज्यांना टीबी वगैरे असतो तर त्यांना आम्ही काय सांगतो की पहिली गोष्ट तो कफ पातळ करणं आवश्यक असतं. त्यासाठी म्युकोलायटिक एजंट्स किंवा कफ वाफ घेणं किंवा नेब्युलायझर घेणं अशी चांगली नवीन उपाय सुद्धा चांगले आहेत की तो नेब्युलायझर घेतला की त्या घट्ट कफाचं पाणी होतं. म्हणजे आपण आता सॉसची बाटली वाकडी गेली तर सॉस पडायला जसा वेळ लागतो, घट्ट असतो तो, तर त्याच्यात पाणी घालून ठेवलं तर पटकन त्याला प्रवाह मिळतो. म्हणून नेहमी कफ घट्ट झाला की वाफ घेणं, ती वाफ पुरली नाही तर कापराचा वास म्हणतात किंवा कापूर घेणं किंवा ओवा त्याची वाफ घेणं तर ती घ्यायची. आणि नेब्युलायझर मध्ये स्टिरॉइड औषधांचा वापर केलेला असतो. स्टिरॉइड म्हणजे आधुनिक वैद्यकातलं रामबाण. कुठलीही औषधं नाही चालली तर स्टिरॉइड लागू पडतात आणि आपल्या शरीरात स्टिरॉइड आपल्या मूत्रपिंडांच्या वरती ज्या ग्रंथी आहेत त्या स्टिरॉइड बनवत असतात आणि त्यामुळे पोटाच्या काही व्यायामांमुळे ही स्टिरॉइड निर्मिती सुद्धा वाढते. म्हणून व्यायाम आसनांमुळे ही स्टिरॉइड तयार होतात. आता ही सगळी यंत्रणा जी आहे ही कार्यान्वित करून फुफ्फुसांमधलं पाणी काढणं हे पहिला गोल असतो. दुर्दैवाने कोरोनाची भीती इतकी क्रिएट केली आहे की एकदा त्या पेशंटला आयसीयू मध्ये टाकल्यानंतर तिथे किती फिजिओथेरपी जात असतील तर फारच चांगली गोष्ट आहे. कारण पाठीवर थोपटून पाठीवर प्रेशर देऊन नेब्युलायझर देऊन हवा वाफारा देऊन तो कफ पातळ करून पोटाखाली उशा देऊन एका कुशीवर उशी न घेता म्हणजे जेणेकरून फुफ्फुसा वर आणि घसा खाली येईल त्या स्थितीत साधारण 15-20 मिनिटं ते अर्धा तास पडून राहणं, मग दुसऱ्या कुशीवर राहणं, मग तो आपोआप कफ घशाशी येऊन खोकला येतो. खोकला येणं ही चांगली गोष्ट आहे. तो खोकला आल्याबरोबर आपण उठायचं नाही. एखादा खराब डबा, श्रीखंडाचा झाकण असलेला डबा, रिकामा जो डबा मिळतो आपल्याला, आता हल्ली कंटेनर भरपूर असतात, त्याच्यात थोडं पाणी घालून तो जवळ ठेवायचा आणि कुशीवर झोपल्याच तो कफ काढून टाकायचा. पण आपण उभं राहिल्याबरोबर तो पुन्हा कफ खाली निघून जातो आणि त्यामुळे असं नुसतं पडून राहिलं आणि चांगली वाफ किंवा पाणी भरपूर व्यवस्थित प्यायलं पाहिजे. गरम पाणी, कोमट पाणी असं सारखं पित राहिलं की दिवसातून 5 ते 6 वेळेला जेवणानंतर तर अवश्य गरम पाणी प्यावं की त्याच्यामुळे अन्नपचनाचं, जसं बाहेरचा ऑक्सिजन आणि आतला ऑक्सिजन मध्ये 4% फरक आहे तसं बाहेरचं टेम्परेचर आणि आतलं टेम्परेचर याच्यात फरक आहे. म्हणून कोमट पाणी नियमित पिणाऱ्यांचं आरोग्य पचन संस्था चांगली काम करते आणि हेही त्याच्यात महत्वाचं आहे. त्यामुळे घशाशी खूप थंड पेय, खूप आंबट गोष्टी या अजिबात खाऊ नयेत या काळामध्ये, कफ नको असेल तर. फिजिओथेरपीज मध्ये एक मंत्र आहे, फुका, खोका आणि थुका. फुका म्हणजे फुंकर मारा, खोका म्हणजे खोकला काढा आणि थुका. तुम्ही जेव्हा थुकता तेव्हा तुमचे न्यूमोनिया, ब्रॉन्कायटिस, ब्रॉन्किएक्टेसिस, आणखीन काय जे काही श्वसन विकार आहेत, जोपर्यंत कफ बाहेर पडत नाही तोपर्यंत ते जात नाही. तर तुम्ही जेव्हा जास्तीत जास्त कफ बाहेर पडेल आणि म्हणूनच जेव्हा गरज असते तेव्हा आपण डॉक्टरांची मदत जरूर घ्यावी. कारण वाफारे, नेझल स्प्रे हे सगळे त्वरित उपाय देणारे असतात. फक्त त्याचा लॉंग टर्म किती वापर करायचा हे आपण आपल्या बुद्धीने ठरवलं पाहिजे. आणि शक्यतो आता पूर्वीची अजूनही पिढी आपण बघतोय, काही जण 80-90 वर्ष एकही औषध घेत नाही. माझ्या शाळेत मी असताना SSC ला एकदा एक बक्षीस घ्यायला म्हणून मी गेले. त्या आमच्या शाळेचे ट्रस्टी होते, त्यांचं वय होतं 90 आणि कौतुकाने त्यांचा परिचय करून देताना सांगत होते कैवल्यधाम मध्ये हे अजूनही योगाला जातात 90व्या वर्षी. हा जो एक छोटासा संस्कार आपल्या मनावर येतो तो आपल्या पुढचा सगळा मनातला विचार आपली जडणघडण करत असतो. त्यामुळे योगाचा प्रसार आणि प्रचार हे भारतीय संस्कृतीच्या
ते आपण आत्मविस्मृतीकडे गेलोय. त्या आत्मविस्मृतीकडून परत आपल्याला सजगतेकडे जायचं. प्रत्येकाने योग साधना केलीच पाहिजे असं पण ठरवलं पाहिजे. आपली देवदेवता भरपूर आहेत पण ओंकार हा एकच आहे. तो ध्वनी निर्माण झालेला पहिला ध्वनी आहे, जगाने स्वीकारला. मग आपण सगळ्यांनी ओम म्हणत एकत्र आलो तर आणखीन आपल्याला हव्या त्या साधना आपण घरी करू, सण समारंभ घरी करू, पण एक होणं. आणि ते कारण का आपल्याला अस्तित्व त्याच्यावर अवलंबून आहे. तर हे योग साधना हे सगळं करू शकते. मी 20 वर्ष योग साधना करताना माझ्या बाजूला एक इंजिनियर असतो, दुसऱ्या बाजूला एक गृहिणी असते, तिसऱ्या बाजूला एक डॉक्टर असतो, मागे कोणीतरी संगीत गाणारा माणूस असतो. आज योग साधना कुणाला नाही उपयोगी पडली तर असा एक माणूस शोधून दाखवा की ज्याचा उपयोग नाही पडला. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की स्वामी विवेकानंदांचं एक वाक्य मी मध्येच पास स्क्रीन घेतले. त्यांनी एक म्हटलंय, सांगितलं मी, बेस्ट ऑफ ईस्ट आणि बेस्ट ऑफ वेस्ट. पाश्चात्य सगळंच वाईट नाही, चांगलं आहे ते घेऊन. आणि बेस्ट ऑफ ईस्ट म्हणजे आपलं स्पिरिच्युअलिटी आणि त्याचं सगळंच कर्मकांड आणि एक प्रकारचा गलिच्छपणा जो निर्माण होतो. गलिच्छपणा म्हणजे बेशिस्त. ही बेशिस्त आपण काढणं आपल्या हातात आहे. आणि हळूहळू ते बदल घडवणं, मी काय करू शकते तेवढंच मी ठरवायचं. आणि हळूहळू त्या समाजात नक्की फरक पडेल. कोरोना नियंत्रणात आणायचं तर जगाला काय करायचं ते करू दे, मी काय करायचं हे मी ठरवायचं. आणखीन कोणी आपल्या इथे आणखीन माझ्यापेक्षा जास्त ज्ञानी मंडळी पण असतील, कारण त्यामुळे माझं काही जास्त कमी सांगितलं गेलं तर. मॅडम मला विचारायचं आहे की लोम विलोम आणि कपालभाती हे रात्री केलं तर चालतं का? हे प्राणायाम कुठल्याही बदल्या पोटी काही नाही करायचं. नाही, जेवण लवकर केलं 7 वाजता 2-3 तास हो 3 तासांनी चालतं ना केलं तर. कपालभाती अगदी रिकामं पोट झाल्याशिवाय करू नये, पण अनुलोम विलोम चालेल. आणि जलनेती केली तरी चालते? रात्री नाही, अजिबात नाही. कारण उलटी होण्याची, ठसका लागण्याची, बघा बऱ्याचदा जलनेती करताना जर फुफ्फुसात पाणी गेलं किंवा मेंदूत सायनसिस मध्ये पाणी गेलं तर ती जलनेती खूप महाग पडते. आणि अशा आम्ही जेव्हा लोक शिकत असतात तेव्हा आम्ही बघतो की मग तो 2 दिवस डोकं दुखत राहतं. तर जलनेती वगैरे करायची असेल तर तुम्ही सकाळी उठून पहिलं रिकामं पोट असतं, म्हणजे त्याच्यात आणखीन उलटी झाली तर अन्न पदार्थ, आपलं अन्न पचायला कमीत कमी 4 ते 5 तास लागतात, कमीत कमी. म्हणजे ते जठरातून पुढे जाऊन आतड्यात त्याचं रक्तात रूपांतर व्हायला 4 ते 5 तास मिनिमम लागतात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी सकाळी उठताना कराव्यात. नाकाने पाणी घ्यायचं त्या ह्याच्यातून, ते डोकं दुखत असलं तर घेतलं तर कमी होतं डोकं दुखायचं माझं तरी. नाही, हा ज्याचा त्याचा अनुभव आहे, त्यामुळे मी कुठलाच अनुभव खोडणार नाही, पण करताना मात्र प्रिकॉशन्स नक्की घ्याव्यात. गुरुच्या माध्यमातून शिकावं. ओके, थँक्यू. कारण आणखीन एक असे अनुभव येतात की आपण हे सगळं करतो, आसनं करताना कंबर दुखणं वाढतं कारण आपण जास्ती वागतो, वळतो, एकदम करतो आणि मग डॉक्टरकडे जातो. एक्सरे काढतात, डॉक्टर म्हणाले हा योग केलं ना. खरं म्हणजे दोन्हीही तितकंच सारखं आहे. आपलं शरीर आपण पाहिलं पाहिजे. उत्साहाच्या भरात थोडं जास्त कमी पण होतं. योग काय आणि व्यायाम काय, तर थोडस स्लो झालं, या जन्मी नाही पुढल्या जन्मी करू असं म्हणायचं. आनंदात राहायचं आणि थोडं थोडं तरी करायचं, एवढं नक्की. धन्यवाद. तसं बरोबर आहे की मला असे माणसं माहितीये की लग्नाला जेवायला गेले तर किती जेवलो, खायची मजा आली, पण तुडुंब पोट भरलंय. त्यांचा वमन धवती म्हणजे उलटी करण्यावर एवढा कंट्रोल होता की त्या लग्नाच्या तुडुंब भरलेल्या जेवणावर त्यांनी पाणी प्यायलं आणि उलटी काढली, सगळं अन्न फेकून दिलं आणि दुसऱ्या दिवशी कशाला त्याची शिक्षा पोटाला द्यायची, पोट साफ. आता ही रिस्क मी सांगू शकत नाही तुम्हाला, कारण का, कारण ही ज्यानी त्यांनी घ्यायची रिस्क आहे. आपल्याला जे ग्रंथांमध्ये सांगितलंय, गुरुनी शिकवलंय, ते आपल्याला चांगलं येईपर्यंत त्याच्यासाठी सराव, प्रॅक्टिस, खूप प्रॅक्टिस करावी लागते. आणि या सगळ्या क्रियांवर जेव्हा कंट्रोल येतो, म्हणजे मी स्वतः सांगते की मी गेली 20 वर्ष मी सगळ्या शुद्धी क्रिया करू शकते, करते. दंडनेती, वस्त्रनेती, सगळ्या गोष्टी करता येतात. आणि त्याच्यामुळे मला लहानपणच्या सगळ्या अस्थमासारखे जे त्रास होते पुष्कळ फरक पडला. आणि हे ज्यांनी त्यांनी आपले अनुभव लक्षात ठेवायचे असतात. मी केलं म्हणून तुम्ही करा असं आपण करू नये. चांगल्याचं अनुकरण करताना गुरुपदिष्ट मार्गे, गुरु पाहिजे, शिकवणारं समोर पाहिजे. जर काही त्रास झाला तर ते आपण
थोडासा निस्तारू शकते. मला असं माहिती आहे की वमन करायला गेले, रोज मिठाच्या पाण्याने उलट्या काढायचे. एक दिवस तोंडातून रक्त आलं, पोटात करवडून, म्हणजे मिठाच्या पाण्याने सगळा श्लेष्म नाहीसा होतो, आपली त्वचा शुष्क होते, त्याला क्षत होतात, म्हणजे अल्सरेशन होतात. आता हे शरीरावर होणारे परिणाम कोणाचं तरी कन्सल्ट केलं पाहिजे. अच्छा, धन्यवाद. नमस्कार मॅडम, हा बोला. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की अनुलोम विलोम आणि नाडी शोधन प्राणायाम दोघांमध्ये काय फरक आहे? खरं म्हणजे काय नाही, नाडी शोधन प्राणायामाला अनुलोम विलोम हे नाव आहे. नाडी शोधन, नाडी म्हणजे काय, तर आपल्या शरीरातले चॅनल्स. शोधन म्हणजे शुद्ध करणं. त्यांनी चॅनल शुद्ध होतात म्हणून ती जी क्रिया आहे त्याचं नाव आहे नाडी शोधन. त्याला नाव दिले अनुलोम विलोम. अनुलोम म्हणजे श्वास घेणे, विलोम म्हणजे श्वास सोडणे. म्हणजे असं नाहीये का की नाडी शोधन मध्ये आपण श्वास रोखून धरतो आणि अनुलोम विलोम मध्ये आपण नाही, त्याला अनुलोम विलोम किंवा नाडी शोधन दोन्ही काही म्हणा तुम्ही, क्रिया एकच आहे आणि ती कुंभकासहित करायची, सकुंभक किंवा विना कुंभक. अनुलोम आणि विलोम, पूरक आणि रेचक, त्याच्यामध्ये आपण लावतो तो कुंभक, पण प्राणायामाचं नाव तेच आहे, अनुलोम विलोम. थँक्यू, खूप छान माहिती सांगितली. खूप छान. योग शिक्षिका आहात का? नाही मॅडम, मी शिक्षिका आहे पण योग शिक्षिका नाहीये. मी करतेय म्हणजे सध्या घरात प्राणायाम वगैरे मी आता करते, तर तो डाऊट माझ्या मनात आला होता, तर म्हणून मी तुम्हाला विचारलं. थँक्यू. 11 वाजायला आलेले आहेत. धन्यवाद, काय छान माहिती दिली. एक सजेशन असं होतं की तुम्ही युट्यूब वरती जर काही प्रसारण करता आलं तर म्हणजे आपलं रेकॉर्डिंग पण राहील आणि सर्वांना परत नंतर बघायचं असेल त्यांना मला नाही ऐकू आलं. तुमचं काहीतरी माईक, थोडासा माईक दूर ठेवून बघा, किंवा मला वाटतं सजेशन असं होतं की काय आवाज येतोय? आवाज येतोय? येतोय बोला. हा, सजेशन असं होतं की तुम्ही युट्यूब वर जर काही प्रसारण करता आलं तर रेकॉर्डेड राहील आणि परत तुम्हाला बघायचं असेल पुनश्च तर बघता येईल, असं सजेशन होतं. बाकी छान झाला कार्यक्रम. हॅलो, याच्यात मी तितकी तज्ञ आहे असं मला वाटत नाही, पहिली गोष्ट. आणि यातल्या मला असं वाटतं की बऱ्याच गोष्टी आपल्याला कमी अधिक प्रमाणात माहीत असतील. ऑलरेडी त्या युट्यूब वरती सद्गुरू आहेत किंवा ज्यांनी माझ्यापेक्षा मोठी दिग्गज मंडळी आहेत, पण नाशिकच्या व्हिडिओ बघितले, नाशिक योग विद्याधामचे किंवा घंटाळी मित्र मंडळाच्या फेसबुक पेजला आपण भेट दिली. आता उद्यापासूनच एक सकाळचा वर्ग सुरू होतोय. ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी मला फोन करा, मी तुम्हाला पाठवून देईन व्हॉट्सअप तो मेसेज. तर आपल्याला हवा त्या वर्गालाही जॉईन करता येईल. मी ऑलरेडी एवढ्या लोकांनी कामं केली तर मी कप पदार्थ आहे त्यांच्या समोर, असं पाहिलं तर. त्यामुळे केले नाहीयेत व्हिडिओ. पण तुम्हाला याच्यात काही नवीन असं वाटलं का, म्हणजे जे माहिती नव्हतं? चेतनजी, काय काही नवीन वाटलं का? हो मॅडम, प्रश्न आहे. हॅलो, एक मिनिट. आता मला असं वाटतं जरा थोडा उशीर झालेला आहे, तर एकच फक्त प्रश्न आहे. हा बोला. प्राणायामाबरोबरच कोणती आसनं पोस्ट कोविड मध्ये करता येतील? आसनापेक्षाही सगळे सांधे मोकळे असणं महत्वाचं आहे. मगाशी मी जे पटकन लिस्ट वाचली, तर तुम्हाला जी जमतात, सहज जमतात, ती सगळी आसनं तुम्ही केली तरी चालतात. पण ताप नसला पाहिजे. अंगात ताप असताना कोणती आसनं नाही करायची. ताप नसला पाहिजे. तापात फक्त झोपणं आणि चांगली विश्रांती आणि हलका आहार. पहिला आहार हलका करायचा. आणि काहीच त्रास नसेल तर तुम्हाला जी येतात ती सगळी आसनं हळूहळू करा, थोडी थोडी करा. धन्यवाद ताई. आणि सगळे सांधे, म्हणजे मी म्हटलं हाताची बोटं, पायाची बोटं, इथून सांधे मोकळे करा. मॅडम, तुमचा फोन नंबर द्याल का?
हा घ्या ना चालेल. हा फोन नंबर सांगा जरा. 982 1234 773. 982 1234 773. थँक्यू. फक्त दुपारी 2 ते 5 या वेळात फोन करावा, म्हणजे खूप लवकर सकाळी नको आणि रात्री, म्हणजे करायला ट्राय करायला हरकत नाही, मी कॉल रिटर्न करीनच, पण ठीक आहे. मला वाटतं धनंजयजी हा नमस्कार. हा काय करूया, थांबूया आपण इथे. मी आता दीपक कुलकर्णी यांना विनंती करतो की ज्यांनी त्याचा कार्यक्रमाचा समारोप करावा. मी आपले पुन्हा आभार मानते अशी संधी दिल्याबद्दल. अच्छा, सर्वप्रथम मी अंजलीताईंचे आभार मानतो, कारण का त्यांनी खूपच मार्गदर्शन आणि चांगली माहिती दिली. आणि या कार्यक्रमामध्ये माझ्या मते सगळ्यांना मुख्य म्हणजे कोविड मध्ये जी काही निगेटिव्हिटी होती ती त्यांनी काढायचा प्रयत्न केला आणि सगळ्यांना पॉझिटिव्हिटी मध्ये कसं राहिलं पाहिजे आणि आपण योग अभ्यास करून आपल्या शरीराचं सगळ्या गोष्टीवर कसं नियंत्रण ठेवलं पाहिजे याची उत्तम उदाहरणं दिली. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आणि बाकी सर्वांना मला हेच सांगायचं आहे की आपण असे अनेक कार्यक्रम आपल्या या वृंदावन नगर RSSच्या शाखेमध्ये करत असतो. तर आम्ही वेळोवेळी ज्यावेळेस हे कार्यक्रम येतील त्याच्या या लिंक आपल्याला पाठवत जाऊ. आपण सगळ्यांनी याच्यावर जॉईन करा आणि अशा अनेक उपयुक्त गोष्टी आपल्याला यापुढे मिळतील. दुसरी गोष्ट, आपल्या वृंदावन नगरातर्फे आपण काही ब्लड डोनेशन किंवा प्लाझ्मा डोनेशन अशाही गोष्टी करतोय. त्यानंतर वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह पण करतोय. तर माझ्या सगळ्यांना विनंती आहे की प्रत्येकाने आमच्या संपर्कात राहा आणि वेळोवेळी आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करत राहू. तसं आपण कोविड सहाय्यता केंद्र असंही आपल्या एक वृंदावन उपनगरामध्ये काढलेलं आहे. ज्यांना कोणाला काही माहिती हवी असेल किंवा कुठल्याही प्रकारची हेल्प हवी असेल तर तिने आम्हाला कॉन्टॅक्ट केलं तर त्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती आम्ही आपणापर्यंत पोहोचवण्याची काळजी घेऊ. मी परत एकदा अंजलीताईंचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम उत्कृष्ट आहे, त्यात काही सांगायची गरजच नाहीये. आणि आपण जे काही मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी आपल्या तुमचं वृंदावन उपनगर प्रमुख म्हणून आपले आभार मानतो. धन्यवाद.